Hello friends, I am Dr. Kalpana and the topic I am taking today is pedigree analysis. इस पर एक वीडियो पिछली बार लिया था हमने और उसमें हमने पढ़ा था ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में। इसमें फिर वही तीन चीज़ें हमें करनी होगी। पहली चीज़ तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये पीडिग्री देख के कि ये रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, और फिर इसका हम जीनोटाइप निकालेंगे। हर एक मेंबर का जीनोटाइप हमें मालूम होना चाहिए। फिर हम ये निकालेंगे कि इस तरह के यदि कोई भी ह्यूमन बीइंग क्रॉस करते हैं, मैरिज करते हैं तो उनमें ये कि इस डिसऑर्डर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल रिसेसिव पिछले वीडियो में जब हम ये स्टडी कर रहे थे डोमिनेंट ट्रेट्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, तो हमने एक की दी थी जिससे मालूम चल सकता है कि कोई भी ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था कि हमें ये देखना होगा कि ये जो ऑफस्प्रिंग जिसमें ये डिजीज़ आई है उस ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स एक या दोनों इफेक्टेड हैं कि नहीं है। यदि एक भी पेरेंट इफेक्टेड है तो वो डोमिनेंट हो जाता है। लेकिन यदि एक भी पेरेंट इफेक्टेड नहीं है लेकिन ऑफस्प्रिंग में वो डिजीज़ अपीयर हो रही है तो वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर रिसेसिव में हम दो चीज़ें देखेंगे कि जो भी इफेक्टेड फीमेल है उसके फादर और सन भी इफेक्टेड हैं क्या। यदि ऐसा होगा तब तो वो एक्स लिंक्ड होंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो ये ऑटोसोमल होगा। अब ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब क्या होता है इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। कल उस दिन आपको बताया था कि दो तरह की क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, एक ऑटोसोमल और एक ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स। मान लो ये वन पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स के, और यहाँ पर ये कोई जीन है। हम यहाँ पर ए से नहीं रिप्रेजेंट करें, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने डोमिनेंट केस में ए लिया था तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम यहाँ पर इसको कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर इसको बी ले लेते हैं। सपोज़ ये बी है, ये नॉर्मल जीन है, ये भी क्या है, नॉर्मल जीन है। फिर इसमें चेंज हो जाता है किसी कारणवश, म्यूटेशन हो जाता है जीन में, और ये क्या हो जाता है, ये चेंज होके ये वाला तो बी रहा मान लीजिए, पर इसमें चेंज हो गया और ये क्या हो गया, ये डिजीज़ कॉज करने वाला हो गया। लेकिन क्या है, ये रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब यदि ये इस फॉर्म में रहेगा और कैपिटल बी इस पर है, माने नॉर्मल जीन है इस पर, तो ये डिजीज़ शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये है तो रिस्पॉन्सिबल तो है इसके लिए, लेकिन ये अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब यदि ये ऐसा होता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस आपको कल बताया था, क्रोमोसोम्स पे जो जीन है ये भी चेंज हो जाता है और ये भी चेंज हो जाता है। ये भी डिजीज़ कॉज करने वाला है, ये भी डिजीज़ कॉज करने वाला, और दोनों क्या है, रिसेसिव है। तब ये अपने को एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब ये दोनों तो क्या होंगे, नॉर्मल पर्सन होंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये अफेक्टेड या डिसऑर्डर इसमें शो होगा, ये अफेक्टेड पर्सन होगा। ये जो चेंज हुआ है जीन, ये अपने को केवल तभी शो कर पाएगा जब इसका एलील दूसरा वाला मेंबर होमोलोगस क्रोमोसोम पर वो भी क्या हो, रिसेसिव हो। तो बिल्कुल क्लियर है कि यदि जीनोटाइप बी भी है, स्मॉल बी, तब तो वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, डिजीज होगा। और यदि एक ही में चेंज आता है, एक ही एलील चेंज होता है, तो वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रिसेसिव है। डोमिनेंट के केस में क्या था, यदि एक भी चेंज हो जाता है तो उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। पर यहाँ पर ये क्या है कि ये अपने को तभी शो करेगा जब ये दोनों क्या होंगे, रिसेसिव होते हुए भी क्या हो, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर इसमें चेंज हुआ हो। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं, पहली चीज़ तो इसकी खासियत क्या होगी, पहला पॉइंट तो ये होगा कि इसमें
ये जो डिसऑर्डर है ये जनरेशन को स्किप करेगा, माने किसी एक जनरेशन में हो सकता है पूरे में ये डिजीज ना हो, स्किप जनरेशन। और दूसरी चीज क्या होगी कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स can have affected offsprings। मतलब पेरेंट्स में तो किसी में भी डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन ऑफ स्प्रिंग में इनकी नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये तो रिसेसिव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जब हम जीनोटाइप करेंगे उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे मैंने अभी बताया ये हेल्दी मेल, नॉर्मल मेल, इसमें क्या हो सकता है, या तो दोनों जीन्स जो है वो नॉर्मल है, या क्या हो सकता है एक जीन तो नॉर्मल है लेकिन दूसरे में चेंज आया था, मतलब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। इसी तरह से फीमेल है, उसमें भी यही हो सकता है कि या तो डोमिनेंट नॉर्मल है या डिसऑर्डर वाला जीन्स तो है लेकिन क्या है, रिसेसिव है। और यदि मेल में ये डिसऑर्डर शो हो रहा है, इसका मतलब 100% है कि उसमें क्या है, दोनों जीन जो है वो चेंज्ड हैं। और इसी तरह से फीमेल में ये डोमिनेंट का बिल्कुल उल्टा है। डोमिनेंट वाले केस में क्या था हमने कि यदि ये हेल्दी है तो 100% स्मॉल ए बताया था, लेकिन यहाँ क्या है, डिजीज है, तब इसमें स्मॉल बी स्मॉल, यहाँ पे आप स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने यहाँ दूसरा अल्फ़ाबेट ले लिया है। तो ये बी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अफेक्टेड है। अब यदि हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पेडिग्री का, ये पेरेंट्स है, ये मेल है और ये फादर है, ये मदर है, ये फर्स्ट जनरेशन है। अब इसमें इनके ऑफ स्प्रिंग है, सपोज 5 ऑफ स्प्रिंग है इनके। एक तो ये हेल्दी मेल है, दूसरा जो है वो क्या है, अफेक्टेड मेल है, फिर एक नॉर्मल फीमेल है, फिर एक अफेक्टेड फीमेल है और फिर एक नॉर्मल मेल है। कोई भी आप फैमिली स्टडी कर रहे हैं, सपोज ये उस फैमिली में ये क्या हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई। अब ये जो है ये नॉर्मल फीमेल, इट मैरिज ए नॉर्मल मेल, और इनकी जो ऑफ स्प्रिंग हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, एक तो अफेक्टेड मेल है, एक नॉर्मल फीमेल है और दूसरा भी नॉर्मल फीमेल। सपोज ये सिंपल लिया है, छोटा सा लिया है एग्जांपल। ये एक फैमिली ट्री है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं और नेक्स्ट जनरेशन में एक सन और एक डॉटर क्या है, अफेक्टेड है। फिर उसके में ये जो नॉर्मल डॉटर थी ये नॉर्मल मैन से मैरी करती है, शादी करती है, और यहाँ पर एक जो है वो ऑफ स्प्रिंग इनका अफेक्टेड है, 2 नॉर्मल दिख रहे हैं। तो इसको पहचानना, सबसे पहला की हमने क्या बताया था, पॉइंट आपको क्या देखना है कि जो भी अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है क्या उसके पेरेंट्स में से एक भी इफेक्टेड है, एक या दोनों, क्या है यहाँ, नहीं। यदि इफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड नहीं हैं तो वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। यहाँ देख लो ये क्या है, इफेक्टेड है लेकिन इसके पेरेंट्स क्या है, इफेक्टेड नहीं है दोनों, तो ये क्या होगा, रिसेसिव होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। अब ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, इसके लिए क्या बोला था कि यदि कोई अफेक्टेड फीमेल, देखिए आप ये अफेक्टेड फीमेल है, इसका फादर क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। अफेक्टेड है नहीं, यदि नहीं है तो ये ऑटोसोमल है।
क्यों होता है इसको हम जब सेक्स लिंक्ड पढ़ेंगे उस समय हम यहाँ पे क्लियर करेंगे इसको कि क्यों ऐसा है कि डॉटर का, क्योंकि जनरल आपको यहाँ पे बता दें क्योंकि इसके पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं और डॉटर में इससे X क्रोमोसोम ही आता है, Y नहीं आता है। तो यदि ये X लिंक्ड होता तो इसके पास जो X आया है वो इससे आया है, तो ये भी क्या होना चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए था। सीधी सीधी बात है। 2 पॉइंट देखने हैं आपको ऑटोसोमल रिसेसिव में। पहला पॉइंट, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स दोनों यदि अनअफेक्टेड हैं तो ये क्या होगा, रिसेसिव होगा। दूसरा पॉइंट, अफेक्टेड फीमेल देखिए, क्या उसके फादर और उसका सन दोनों इफेक्टेड हैं, नहीं, तो ये क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। तो इसको हम देख के हमने क्या बता दिया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हम जीनोटाइप लिखना है हमें। तो जैसे आपको बताया यहाँ कि यदि अफेक्टेड है तो स्मॉल बी ही होगा, क्योंकि दोनों रिसेसिव होने पर ही ये डिजीज शो करेगा। तो इसका तो जीनोटाइप क्या हो गया, स्मॉल बी, इसका भी क्या हो गया, स्मॉल बी। अब हम यहाँ से चलते हैं, ये अफेक्टेड है स्मॉल बी, इसका एक स्मॉल बी कहाँ से आया होगा, यहाँ से, और एक स्मॉल बी कहाँ से आया होगा, यहाँ से। इसका मतलब इनमें भी एक एक स्मॉल बी होगा। और क्योंकि ये अनअफेक्टेड है इसलिए ये क्या हो सकते हैं, ये या ये नहीं है, क्योंकि इनके पास स्मॉल बी था तभी तो इसको मिला, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब हेट्रोजाइगस है ये। इसी तरह से इसमें स्मॉल बी, ये स्मॉल बी कहाँ से आया है, यहाँ से, ये स्मॉल बी कहाँ से आया है, यहाँ से, तो इसका मतलब इनके पास भी एक एक स्मॉल बी है। और क्योंकि ये अनअफेक्टेड है इसलिए इनके पास एक ये भी जरूरी है। अब इस केस में ये अनअफेक्टेड है, यहाँ से ये कैपिटल बी इस कैपिटल बी से भी मिल सकता है, मतलब इसका बीबी भी हो सकता है, या ये कैपिटल बी स्मॉल बी से मिल सकता है, तो ये क्या हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और यदि ये कंफर्म करना है तो हमें इसकी नेक्स्ट जनरेशन, फिर इसकी मैरिज किससे होती है, फिर वो कैसा शो करता है, तब उससे हम निकाल सकते हैं इन दोनों में से क्या कंफर्म होगा। इसी तरह इसका कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, मतलब ये भी हेट्रोजाइगस हो सकता है। ऐसे इस केस में कैपिटल बी भी मिल सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी मिल सकता है, ये भी होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। कंफर्म करने के लिए इनकी आगे की जनरेशन को स्टडी करना जरूरी होता है। अब मान लीजिए ये डिजीज वाला ये मैरी करता है एक डिजीज फीमेल से, तो नेचुरल ये उसमें क्या होगा, बीबी ही होगा, डिजीज वाले में क्या होगा, बीबी होगा। अब यदि ये इनकी शादी होती है तो नीचे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे इनके वो सब क्या होंगे, स्मॉल बी, कोई भी किसी से मिलेगा। हमेशा ये ऑफस्प्रिंग बनाने में क्या होता है, इसका एक जीन इसके एक जीन से मिल सकता है, किसी से भी, ये वाला इससे भी मिल सकता है, इससे भी, ये वाला इससे भी, इससे भी। इसका मतलब क्या हो गया कि 100% प्रोजेनी क्या होगी, डिजीज होगी, डिसऑर्डर 100% प्रोजेनी में ये प्रोबेबिलिटी हो रहेगी। इसी तरह से किसी को भी आप आगे इसको देख सकते हैं कि उसमें किस तरह का डिसऑर्डर था, तो उस हिसाब से ये हम जान सकते हैं। लेकिन आप निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको की मालूम होनी चाहिए कि कैसे रिसेसिव पता चलेगा, कैसे ऑटोसोम्स पता चलेगा, और दूसरी चीज़ ये मालूम होना चाहिए क्योंकि रिसेसिव है इसका मतलब डिजीज़ का मतलब कि दोनों रिसेसिव होने चाहिए, और यदि एक भी रिसेसिव है तो ये हेल्दी होगा। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक ये है मेल और ये है फीमेल, ये पेरेंट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, और इनके फिर ये सन है,
फिर ये डॉटर है, फिर ये सन है अफेक्टेड, इसमें डिसऑर्डर है। ये हो गया सेकेंड जनरेशन। अब ये मान लीजिए मैरी करता है एक नॉर्मल फीमेल से और इसके 3 बच्चे हैं। एक है नॉर्मल फीमेल, फिर है अफेक्टेड फीमेल और फिर है नॉर्मल फीमेल। ये वाली डॉटर ये करती है नॉर्मल मेल के साथ और ये इनसे जो मिलते हैं वो क्या है, नॉर्मल मेल और नॉर्मल मेल। ये करता है मान लीजिए डिजीज फीमेल के साथ और इससे इनके 2 बच्चे हैं। एक है अफेक्टेड सन और एक है अफेक्टेड डॉटर। ये सेकेंड जनरेशन हो गई, ये थर्ड जनरेशन। तो ये एक फैमिली ट्री है किसी में, जिसमें कि डिजीज इस तरह से शो हो रही है कि पहली जनरेशन में तो है नहीं, दूसरे में है और तीसरे में। तो अब सबसे पहले हमने जो की यूज़ की थी उसमें क्या था कि हम अफेक्टेड चाइल्ड को देखें। ये अफेक्टेड चाइल्ड है, इसके दोनों पेरेंट्स में जी इफेक्ट है नहीं है, इसका मतलब ये रिसेसिव है। ये जो है अफेक्टेड है, इसके दोनों पेरेंट्स में डिजीज नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिसेसिव हो गया। अब ये जो फीमेल है इसके फादर में डिजीज नहीं है, फादर में डिजीज नहीं है मतलब ये सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड नहीं है। इसी तरह यहाँ ये फीमेल है लेकिन इसके पास ये डिजीज इससे मदर से आई है, फादर से हमें पता नहीं चल रहा किससे आई है, पर यहाँ हमें पता चल रहा है कि फादर से तो नहीं आई है क्योंकि इसमें इसके पास इससे एक्स आता है और एक्स में डिजीज नहीं। तो क्या हो गया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। अब हम जीनोटाइप लिखते हैं, डिजीज़ वालों को लिख देंगे हम इसमें BV, इस तरह से हम डिजीज़ को लिख दिया हमने। अब हमें ये पता लगाना है कि जो हेल्दी है वो होमोलोगस है या होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। यहाँ से देखते हैं, ये सन है इनका, इसके पास स्मॉल बी है। एक स्मॉल बी कहाँ से आया होगा, यहाँ से। एक स्मॉल बी कहाँ से आया होगा, यहाँ से। और दोनों क्या है, हेल्दी है, इसका मतलब ये कैपिटल बी होगा। अब इसमें स्मॉल बी, एक बी तो इससे आया है और एक बी इससे आया है, पर दोनों हेल्दी हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये जो बच गए इनके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ये कैपिटल बी भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है ये बी और ये भी मिला हो, या कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है ये और ये मिला हो। इसके लिए फिर इनकी नेक्स्ट जनरेशन स्टडी करके हम कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरह इसमें कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। ये भी चारों में भी कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल हेट्रोजाइगस कुछ भी हो सकता है। ये जब हम इनकी नेक्स्ट पीढ़ी 2-3 पीढ़ी, ये कई जनरेशन में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ये फैमिली ट्री को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर ये, अब मान लो ये वाला जिसका हमें कंफर्म है जीनोटाइप, इसका कंफर्म है जीनोटाइप, और फिर ये शी मैरीज ए डिजीज्ड मेल, तो आपको नेचुरली दिख रहा है कि 100% प्रोबेबिलिटी होगी डिजीज़ आने की, कि क्योंकि कोई सा भी किसी भी बी से मिलेगा हमेशा क्या आएगा, स्मॉल बी ही आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा अलग सा, उसमें देखते हैं क्या होता है।
अब की बार लेते हैं जिसमें पेरेंट यहाँ पे मेल तो क्या है, फादर तो अफेक्टेड है और फीमेल क्या है, नॉर्मल है। मदर जो है उसमें डिजीज नहीं है। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद इनके ऑफ स्प्रिंग 3 हैं। ये तो हो गया हेल्दी मेल, फिर हेल्दी फीमेल और फिर हेल्दी फीमेल। ये हेल्दी मेल मैरीज ए डिजीज्ड फीमेल और हमें मिल रहा है इनके पास एक सन जो कि डिजीज्ड है और एक डॉटर जो कि डिजीज्ड नहीं है। अब एक जनरेशन और है, एक फैमिली और है जिसमें फादर तो हेल्दी है और मदर क्या है, डिजीज है। इनके 3 ऑफ स्प्रिंग हैं, हेल्दी सन, डिजीज सन और हेल्दी डॉटर। ये वाला सन मैरी करता है विथ डिजीज्ड फीमेल और हमें क्या मिलेगा, एक सन डिजीज और एक फीमेल डिजीज। क्योंकि इस तरह का केस यदि रिसेसिव में होगा, इसका मतलब स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, तो 100% क्या होगा, अफेक्टेड प्रोजेनी होगी। अब ये जो थी फीमेल, ये इससे मैरिज करती है और इनके जो हैं 3 ऑफ स्प्रिंग हैं, हेल्दी सन, हेल्दी डॉटर और एक डिजीज्ड डॉटर। अब हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहीं से देख लो, यहाँ पर ये डिजीज़ है लेकिन इसके पेरेंट्स क्या हैं, अनडिजीज है, नॉर्मल है। इसका मतलब ये रिसेसिव हो गया। ये इस केस में और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा कि ये डिजीज़ है लेकिन पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल है, इसलिए ये रिसेसिव हो गया। अब कहीं पर भी जो ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, ये इस केस में डिजीज़ आई लेकिन इसका फादर क्या है, अफेक्टेड नहीं है। यहाँ डिजीज़ आई है लेकिन इसका फादर क्या है, अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड नहीं है, क्या है, ऑटोसोमल है। हमेशा फादर से डॉटर में जाए और डॉटर से सन में आए तब हम उसको एक्स लिंक्ड कहेंगे। जो हम नेक्स्ट एक्स लिंक जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये फादर से सन डॉटर में नहीं गया, दोनों डॉटर क्या है, हेल्दी हैं। यदि ये इनमें से कोई भी डिजीज़ होती और फिर उसके बाद सन में फिर आती तब ये एक्स लिंक्ड होता। तो ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हम जीनोटाइप लिखने में फिर वही, हम इन जितने भी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है जिसमें, उनको हम आराम से स्मॉल बी लिख सकते हैं क्योंकि ये डबल रिसेसिव है। ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन। यहाँ से कहीं से भी शुरू कर लीजिए आप, यहाँ से स्मॉल बी, एक स्मॉल बी कहाँ से आया, यहाँ से एक कहाँ से आया होगा, यहाँ से। इसका मतलब इसके पास एक स्मॉल बी तो होगा ही, लेकिन क्योंकि ये हेल्दी है इसका मतलब इसमें एक डोमिनेंट जीन है। अब इसका हम आराम से जीनोटाइप बता सकते हैं।
एक तो इसमें से बी आया होगा और ये कैपिटल बी आया होगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसका स्मॉल बी नहीं आ सकता क्योंकि स्मॉल बी होता तो ये डिजीज होता। यहाँ पे स्मॉल बी है, इसका मतलब एक बी तो इससे आया है स्मॉल बी और एक स्मॉल बी इससे आया है, इसका मतलब ये भी हेटेरोजाइगस होंगे, हेल्दी है कैपिटल बी स्मॉल। इन दोनों के बारे में हम कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि ये वाला इससे भी ज्वाइन कर सकता है, ये वाला इससे कर सकता है, ये इससे कर सकता है, तो इसलिए ये कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकते हैं या कैपिटल बी भी हो सकते हैं, दोनों के केस में। एक इसका मिलेगा तो कोई सा भी मिल सकता है। अब इसमें स्मॉल बी आया है, इस एक बी स्मॉल बी इससे आया है, एक स्मॉल बी इससे आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। इस केस में एक इससे आया होगा, एक इससे आया होगा, इसका स्मॉल बी नहीं आ सकता क्योंकि यदि ये स्मॉल बी आएगा स्मॉल बी तो ये डिजीज हो जाएगा, इसका मतलब इसमें से कैपिटल बी आया है और इसमें से स्मॉल बी आया है। इसका फिर वही है, इसमें एक स्मॉल बी तो इससे आया ही है तो ये स्मॉल बी होगा, लेकिन क्योंकि ये हेल्दी है इसका मतलब इसमें एक कैपिटल बी है। ये कैपिटल बी कहाँ से आया होगा, इससे आया होगा। अब ये कैपिटल बी है और ये हेल्दी है तो कैपिटल बी स्मॉल बी। इस तरह से ये इनके जीनोटाइप हैं। अब मान लो ये वाला इसमें और इसमें क्रॉस होता है तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये कैपिटल बी इससे भी बन सकता है और ये कैपिटल बी इससे भी मिल सकता है, ये स्मॉल बी इससे भी मिल सकता है और ये स्मॉल बी इससे भी। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या होंगे, डिजीज होंगे और प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 50%। ये हेल्दी होंगे, ये भी हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस, ये डिजीज, क्योंकि आपको पता है डिजीज वाले में बीबी, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 50%। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और 3 चीज़ हमें निकालनी होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कि आरबीसी जो है सिकल शेप्ड हो जाती हैं और उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एक और है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें भी यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो इस तरह से हम ये एनालाइज करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव को। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसको किस तरह से हम पहचानेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो की दी थी हमने पिछली बार, उसको यूज़ करके हम यहाँ निकालते हैं। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।